हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। ठीक है, आज हम लोग मोल कंसेप्ट या स्टिक्योमेट्रिक का ही एक अगला पार्ट हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में आप लोग आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोडाइफर्स के बारे में समझ चुके होंगे। एटॉमिक नंबर है ना, मास नंबर। अब उसी चीज़ को आगे की तरफ हम लोग लेके चलते हैं। तो आप लोगों को पूछा जाएगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। ठीक है, जाहिर सी बात है, रिलेटिव का मतलब किसी के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, किसी में के रिस्पेक्ट में एटम का मास निकालना है। अब एटम के मास को किसी के रिस्पेक्ट में क्यों निकालना होता है? क्योंकि आप लोग को पता है कि एटम काफ़ी छोटे होते हैं, इतना छोटा होता है कि आप लोग को नज़र भी नहीं आने वाला है आँख से। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इन छोटे छोटे है ना एटम के मासों का कैलकुलेशन कैसे होगा? जो चीज़ नज़र ही नहीं आ रहा है, जो बहुत छोटा है ना, उनका मास निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो एक स्टैंडर्ड तय हुआ आप लोग का, है ना। पहले हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आधार पर निकालते थे, ठीक है। बाद में जो स्टैंडर्ड तय हुआ वो हो गया हमारा C12 आइसोटॉप। अब आप लोग कहिएगा कि C12 आइसोटॉप का ही चयन क्यों किया गया? तो C12 आइसोटॉप को इसलिए मतलब एक स्टैंडर्ड मास के रूप में चूज किया गया क्योंकि C12 आइसोटॉप्स जो होता है, इसका न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू 0 होता है। मतलब कि ऐसा सोच सकते हैं कि इसमें डिसइंटीग्रेशन का चांसेस कम होता है, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन कम होगा। साथ ही साथ ये जो नेचर में जो पाया जाता है वो प्योर फॉर्म में पाया जाता है, इम्प्योरिटीज़ की मात्रा कम होगी। तो जाहिर बात है, इम्प्योरिटीज़ की मात्रा कम होगी तो जो वेट, इसके रिस्पेक्ट में जो वेट निकालेंगे उसमें एरर भी कम आएगा। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए है ना C12 आइसोटॉप को एक स्टैंडर्ड के रूप में है ना चूज किया गया, और उसी के रिस्पेक्ट में किसी एटम का मास निकालेंगे कि C12 आइसोटॉप के 1/12 पार्ट बाई मास से कोई भी चीज़ कितना गुना हल्का या कितना भारी है ना, तो उसके आधार पे हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास किसके टर्म में निकलेगा? C12 आइसोटॉप के संदर्भ में निकलेगा कि C12 आइसोटॉप के 1/12वें भाग से कोई भी एटम कितना गुना हल्का या कितना गुना भारी है ना, वहां से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकलेगा? तो रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करेंगे? तो ये मास, किसी भी एटम का जो मास है, मास ऑफ है ना 1 एटम, है ना, एक एटम के मास को यानी मास ऑफ 1 एटम इन AMU में हम लोग डिवाइड कर देंगे, है ना, मास ऑफ 1/12 पार्ट, है ना, ऑफ कौन सा आइसोटॉप? C12 आइसोटॉप। तो C12 आइसोटॉप के, है ना, C12 आइसोटॉप के 1/12वें भाग के मास से किसी भी एटम का मास जो कि AMU में दर्शाया गया है उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास निकल जाएगा। तो जाहिर बात है कि C12 आइसोटॉप के 1/12वें भाग के मास को भी हम लोग AMU कहते हैं, याद रखिएगा। इसको हम लोग 1 AMU कहते हैं, है ना। यानी 1 AMU जो है, यानी कोई पूछेगा कि मास ऑफ, है ना, 1/12 पार्ट, है ना, मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12 आइसोटॉप ये कितना के बराबर होता है? तो ये 1 AMU के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस जगह पे अगर हम 1 AMU रखें तो 1 AMU रखेंगे तो AMU से AMU कट जाएगा, और 1 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो उतना ही होगा। यानी कहने का मतलब कि इसमें यूनिट नहीं होता रिलेटिव एटॉमिक मास में। यानी हम लोग कह सकते हैं कि रैम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करेंगे? तो बस हम लोग कह सकते हैं कि एक एटम का जो मास है, मास ऑफ 1 एटम, है ना, इन AMU में हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 1 AMU से, है ना। 1 AMU का मतलब है ना 1/12 पार्ट है ऑफ लेंगे C12 आइसोटॉप, यानी C12 आइसोटॉप के 1/12 पार्ट के मास को हम लोग यूज करेंगे। और C12 आइसोटॉप के 1/12 पार्ट का मास कितना AMU के बराबर होता है? ये होता है 1 AMU के बराबर, है ना, इसी को 1 AMU कहते हैं। और इसका मतलब है कि किसी भी एटम का मास AMU में दिया रहेगा, उसमें 1 AMU से डिवाइड करेंगे, यानी इस तरह से 1 AMU से डिवाइड करेंगे तो वो निकल जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास निकल जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी किसी भी एटम का मास अगर mu में दिया हुआ है ना, उसमें 1 mu से डिवाइड करेंगे तो वही रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी हम लोग कह सकते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास में कोई यूनिट नहीं होता है ना, क्योंकि mu से mu कट जाएगा तो कोई यूनिट तो होगा नहीं, इट हैज़ नो यूनिट, है ना। और जाहिर सी बात है कि ये जस्ट लाइक आप लोग का क्या है, मास नंबर जो निकाले थे ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड कर देंगे, तो संख्या को ऐड करेंगे तो उसका भी कोई यूनिट नहीं होगा, तो जस्ट लाइक मास नंबर। यानी हम लोग कह सकते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, तो न्यूक्लियॉन्स की संख्या यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है दोनों को ऐड कर देंगे तो वो मास नंबर होगा, और मास नंबर को ही हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास है। क्यों? क्योंकि जितना न्यूक्लियॉन्स है उसको अगर mu में लिख के 1 mu से डिवाइड करेंगे तो उतना ही वैल्यू आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट हैज़ नो यूनिट एंड एक्चुअली ये है क्या, इट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस में रहने वाला, न्यूक्लियस में रहने वाला मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहां से आराम से हम लोग निकाल सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। एक एग्जाम्पल के रूप में आप लोग को हम दिखा सकते हैं, जैसे अगर हम पूछें कि कार्बन है 612 है, बताओ इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो गया। तो रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कितना है इसका मास को अगर mu में रिप्रेजेंट करें यानी 12 mu में हम लोग डिवाइड कर दें कितना से, C12 आइसोटोप के 1/12 पार्ट बाई मास को, यानी 1 mu से। तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का, mu कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा 12। यानी हम लोग कह सकते हैं कि रैम एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली मास नंबर है। तो मास नंबर निकल जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, इसमें प्रोटॉन कितना हो गया 6, न्यूट्रॉन भी कितना हो गया, तो 12 - 6 ही हो गया। तो इसका मतलब कि मास नंबर क्या हो जाएगा P + N, यानी 6 + 6 कितना हो जाएगा 12, है ना। यानी ऊपर वाला जो है ना, किसी भी एटम के ऊपर जो ऊपर वाला मास नंबर जो होगा वही रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इसको मास नंबर भी कह सकते हो, इसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी कह सकते हो, लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास इसलिए कहा गया क्योंकि इस किसी भी एटम को, है ना, या किसी भी एटम के मास को कंपेयर किया गया है ना, रिलेट किया गया है किसके संदर्भ में, C12 आइसोटोप के 1/12 पार्ट बाई मास को, ठीक है। तो उससे कोई भी चीज़ कितना गुना हल्का या भारी है उसी को हम लोग क्या करते हैं, रैम कहते हैं, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास, या इसी को मास नंबर कह सकते हैं, या न्यूक्लियॉन्स की संख्या कह सकते हैं, या कोई भी सिंबल में आप लोग का ऊपर जो इंडिकेट किया गया है तो वन एटम के मास को हम लोग क्या कहेंगे, रैम कहेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। अच्छा, कुछ और बातों को हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। एक चीज़ याद रखेंगे कि अगर बात की जा रही है AMU की, AMU का मतलब क्या हुआ, AMU का मतलब हो गया, AMU का फुल फॉर्म हो गया एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। AMU का फुल फॉर्म क्या हो गया, एटॉमिक मास यूनिट। क्या है AMU, तो आप लोग तो जानते हो कि एटम के मास को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, यानी किसी भी एटम के मास को एक यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं जिसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। अब जाहिर सी बात है यहाँ ग्राम किलोग्राम की बात नहीं की गई है, यहाँ पे तो एक रिलेटिव मास हम लोग ले रहे हैं, एक यूनिट मान लिया गया कि AMU होता है आप लोग का, यानी C12 आइसोटोप के 1/12 पार्ट बाई मास को, है ना, हम लोग 1 AMU मानते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 AMU को हम लोग ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किलोग्राम में भी वो कन्वर्ट करके हम लोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो कोई यूनिट था नहीं, क्योंकि हम लोग ये देखते थे ना कि नाइट्रोजन ले लिए कि नाइट्रोजन C12 आइसोटोप के 1/12 पार्ट से कितना गुना हल्का या भारी है, तो वहां से नाइट्रोजन का हम लोग का वेट पता करते थे कि मान लो कि वहां से निकाल लिए कि अगर 14 है या 14 MU है तो हम लोग कह सकते हैं कि C12 आइसोटोप के 1/12 पार्ट का वैल्यू 1 MU हुआ, और नाइट्रोजन का 14 MU है तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है ना, C12 आइसोटोप के 1/12 पार्ट से 14 गुना हल्का या भारी है, यानी 14 गुना भारी है, ठीक है। जैसे आप लोग ये तो समझ गए ना कि AMU का मतलब क्या हुआ, AMU का मतलब हो गया एटॉमिक मास यूनिट, और 1 AMU क्या है, तो 1 AMU कुछ और नहीं है, ये है क्या, ये मास है ना, किसका, मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कौन सा आइसोटॉप, C12 आइसोटॉप। C12 आइसोटॉप के 1/12 पार्ट बाई मास को हम लोग 1 MU कहते हैं, है ना। अब C12 आइसोटॉप के 1/12 पार्ट का मास कितना होता है,
तो ये होता है आप लोग का ग्राम में अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम होता है। तो 1 mu क्या है, तो 1 mu जो है C12 आइसोटॉप के है ना 1/12 पार्ट बाई मास को 1 mu कहते हैं, और उसका वैल्यू ग्राम में कितना होता है ये भी हम बताएंगे कैसे निकाले हैं। तो इसका वैल्यू ग्राम में कितना होगा, तो इसका वैल्यू ग्राम में होगा 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम होता है। ठीक है, तो 1 mu का ग्राम में ये वैल्यू आप लोग का पूछेगा कि 1 mu का ग्राम में वैल्यू, तो 1 mu को क्या क्या कर सकते हैं, या तो ये C12 आइसोटॉप का 1/12 पार्ट बाई मास है उसको 1 mu कहेंगे, या फिर ग्राम में इसको हम लोग कितना कहेंगे, तो 1 mu का वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम, है ना। अब यहाँ पे अगर हम कहें कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन अगर हम कहें कि 14 है ना, तो अगर हम कहें कि एक नाइट्रोजन का वजन जो है वो 14 mu है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ना कि 14 mu है, मतलब कि ये C12 आइसोटॉप के 1/12 पार्ट से कितना गुना, 14 गुना ज़्यादा है आप लोग का, क्योंकि इसका मतलब 1 mu हुआ और इसका 14 mu आ रहा है, मतलब इससे 14 गुना भारी है आप लोग का। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो समझ में आया कि 1 mu कहते हैं किसको, तो 1 mu जो है C12 आइसोटॉप के 1/12 पार्ट बाई मास को 1 mu कहते हैं, और इसका वैल्यू जो आता है वो कितना आता है 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए कि कैसे हुआ, ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप लोग जानते हो, इसके लिए आप लोग को एक जरूरत पड़ेगा, आप लोग जानते हो एवोगाड्रो नंबर एक कांस्टेंट है, ये एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब एवोगाड्रोज नंबर जो है वो है क्या, ठीक है, तो एवोगाड्रोज नंबर जो, जैसे कहने का मेरा मतलब कि एक एटम के मास को निकालने में काफी प्रॉब्लम हो रहा था। तो जैसे मान लो कि आप लोग को कहा जाए कि बालू का एक कण को है ना आप मेजर कीजिए, तो जाहिर बात है कि बालू का एक कण काफी कम वेट देगा, और एटम तो उससे भी काफी छोटा है तो उसका वेट तो निकलेगा नहीं। लेकिन अगर मान लो कि एक बोरा बालू को अगर तौला जाए तो उसका वेट तो आसानी से निकल जाएगा। जैसे मान लो कोई दुकान के पास गए, बालू बेचने वाले दुकान के पास गए, उसको कहोगे कि हमको 4 गो बालू चाहिए, 4 बालू पार्टिकल्स चाहिए, सैंड पार्टिकल्स चाहिए, तो 4 सैंड पार्टिकल्स, वो कहेगा कि हम बेवकूफ है, हम कहाँ से तौलेंगे, कैसे करेंगे, इसका रेट कैसे तय करेंगे, हम 4 बालू नहीं बेचेंगे, हम बोरा के अनुसार बेचेंगे। यानी कलेक्शन की बात वो कर रहा है कि हम बोरा के अनुसार इसका रेट तय करेंगे, एक बोरा में आप लोग का जितना बालू होगा उसके अनुसार हम रेट तय करेंगे। तो जाहिर बात है कि छोटे छोटे पार्टिकलों को हम लोग कैसे सेल करते हैं, तो उसका कलेक्शन को सेल करते हैं। तो यहाँ पे भी एटम का मास निकालना तो काफी ज्यादा मुश्किल था, तो वैसे केस में एटम का एक कलेक्शन लिया गया। अब वो कलेक्शन कितना का हो, कितना हो वो कलेक्शन, तो वो कलेक्शन जो है कांस्टेंट के रूप में बाद में आप लोग का है ना लागू हुआ, और उस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं कौन सा नंबर, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर जो होता है इसका वैल्यू कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, है ना। इसी के आधार पे आप लोग का मोल डे भी मनता है, ठीक है ना, मोल दिवस मान्यता है आप लोग का, है ना। मोल दिवस कब है, तो इसमें भी बड़ा आप लोग का एक रोचक तथ्य है एवोगाड्रो नंबर में, ठीक है ना। जब मीटिंग हो रहा था आप लोग का, है ना, कि भाई मोल को कैसे अडॉप्ट किया जाए, तो एवोगाड्रो साहब ने कहा कि एक जैसे कलेक्शन कितना लिया जाए, एटम का कितना कलेक्शन लिया जाए जिससे उसका वेट निकालने में आसानी हो। तो जाहिर सी बात है कि मोल दिवस जो है ना, वो इसी एवोगाड्रो के वैल्यू पे चला आप लोग का। ये जो 23 देख रहे हो ये डेट है, यानी 23 डेट हो गया। 10 जो है वो साल का 10वां महीना है ना, तो साल का 10वां महीना अक्टूबर होता है, 23 अक्टूबर। और ये जो है वो टाइमिंग है आप लोग का, तो टाइमिंग जो था वो कितना था, ये जो 6.02 AM से लेकर के है ना 6.02 PM तक। तो आप ऐसे समझ रहे हो कि मान लो कि वो जो मीटिंग है वो चल रहा था इतना से इतना तक, 23 अक्टूबर को था, इतना से इतना तक वो मीटिंग चला था, मोल पे बातें हो रही थी कि कितना का कलेक्शन लिया जाए। तो उस दिन को और उस तारीख को ही है ना मोल दिवस के रूप में ले लिया गया, 23 अक्टूबर 6.02 AM से 6.02 PM, और इसी को बना दिया गया एवोगाड्रो नंबर, है ना। तो एवोगाड्रो नंबर का मतलब कि ये जो टाइमिंग था वो टाइमिंग को आगे रखा गया इनटू
है ना। महीना जो अक्टूबर है साल का 10वां महीना 10 रखा गया, और ये 23 जो है ये इसका पावर पे चला गया। तो इसी दिन मोल दिवस मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। ठीक है, तो एवोगाड्रो नंबर का पता चल गया कि एवोगाड्रो नंबर कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट जो है ना, वो कितना होता है उसका वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। अब यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं कि अगर मान लो कि कार्बन की अगर बात कर रहे हैं, जैसे मान लो कि अगर हम कहें 12 ग्राम कार्बन, तो 12 ग्राम कार्बन जो है वो एक्चुअली पता है कितने कार्बन का वजन है? 12 ग्राम कार्बन रिप्रेजेंट करता है 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। यानी इतना कार्बन एटम्स होगा तब जाके उसका वैल्यू जो होगा वो 12 ग्राम कार्बन के बराबर होगा। यानी 12 ग्राम कार्बन जो है वो वजन है ना। 12 ग्राम कार्बन जो है ये वेट है, बोलो किसका? वेट ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। इतना कार्बन एटम का वेट जो है वो 12 ग्राम है। तो अब यहां से आराम से हम लोग पता कर सकते हैं एमयू का वैल्यू। कैसे पता कर सकते हैं? हम लोग जान रहे हैं कि 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स का जो वेट है वो कितना है आप लोग का? 12 ग्राम। तो बताइए कि एक कार्बन एटम का वेट कितना हो जाएगा, है ना। एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम का वेट, है ना, यानी एवोगाड्रो नंबर के बराबर कार्बन एटम को तोलोगे तो उसका वेट निकलेगा 12 ग्राम। तो एक कार्बन एटम का वेट कितना हो जाएगा? तो एक कार्बन एटम का वेट तो कम आएगा ना, इतना एटम को हम लोग चूज करेंगे कार्बन एटम को, तब उसका वेट 12 ग्राम होगा। तो एक कार्बन एटम का वेट कितना हो जाएगा? तो 12/6.02 इंटू 10⁻23, है ना। लेकिन हम लोग क्या कहें, एमयू कितना के बराबर होता है ना। एमयू एक कार्बन एटम का वेट नहीं है, 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन एटम का वेट है। तो जाहिर बात है कि एवोगाड्रो नंबर कार्बन एटम का वेट 12 ग्राम, एक कार्बन एटम का वेट 12 बाई एवोगाड्रो नंबर, तो 1/12th कार्बन एटम का वेट क्या होगा? क्योंकि इसी को ना एक एमयू कहते हैं, एक एमयू 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन एटम को कहते हैं। तो 1/12th कार्बन एटम का वेट कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग का 12/6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 1/12, है ना, इतना ग्राम। ठीक है, इतना ग्राम हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 12 से 12 कैंसिल और 1/एवोगाड्रो नंबर करेंगे तो आप देखिएगा इसका वैल्यू आएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो यहीं से पता चला कि 1/12th पार्ट यानी एक एमयू क्या है, यहीं से पता चला कि एक एमयू किसको कहते हैं? तो C12 ये वेट है किसका? ये वेट है 1/12th पार्ट ऑफ 1/12th पार्ट ऑफ 1/12th पार्ट ऑफ, बोलो कौन सा? C12 आइसोटॉप, है ना। तो वेट ऑफ 1/12th पार्ट ऑफ C12 आइसोटॉप को 1 एमयू कहते हैं। और C12 आइसोटॉप के, है ना, 1/12th पार्ट C12 आइसोटॉप का भी वेट निकालें, ये कितना ग्राम के बराबर होता है? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, इतना के बराबर होता है। तो यहीं से एक एमयू का वैल्यू पता चला कि एक एमयू कितना होगा। तो पहले तो एक एमयू कितना के बराबर लिया गया? C12 आइसोटॉप के 1/12वें भाग को 1 एमयू कहा गया। फिर बाद में देखा गया कि C12 आइसोटॉप का 1/12वां भाग का वैल्यू कितना होगा, तो इसके लिए एवोगाड्रो नंबर का मदद लिया गया। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23, और उतना कार्बन यानी एवोगाड्रो नंबर के बराबर कार्बन एटम का वजन देखा गया तो वो 12 ग्राम। तो इसका मतलब हो गया कि आप लोग का एवोगाड्रो नंबर के बराबर अगर होगा तब उसका वजन 12 ग्राम होगा। तो एक कार्बन एटम का फिर 1/12 कार्बन एटम का निकाल के देखे तो एक्चुअली में ग्राम में 1/12 कार्बन एटम C12 आइसोटॉप का वेट कितना देखा गया? ये देखा गया 1/12 कार्बन एटम का वेट कितना देखा गया? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो यहाँ से पता चल गया कि एक एमयू कुछ है नहीं, एक एमयू जो है एक यूनिट है मास का, है ना, जिसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। ये कितना को रिप्रेजेंट करता है? ये C12 आइसोटॉप के 1/12वें भाग के वेट को रिप्रेजेंट करता है, जिसका वैल्यू कितना आता है? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, 1.66 इंटू
10⁻24 ग्राम को 1 mu कहते हैं। तो याद रखिएगा, पूछेगा 1 mu का वैल्यू कितना, तो 1 mu का वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया आप लोग को? चलिए